Bismillahirrahmanirrahim. अच्छा जनाब. Okay, so we have to start this new chapter, which is the weight loss for athletes. और डेफिनेटली आपको पता है शायद सबसे ज़्यादा इशू जब जब हम कॉमन मैन की भी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इशू प्रॉबेबली इसी चीज़ का डिस्कस किया जाता है. एथलीट्स के लिए अच्छा वेट लॉस बहुत ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जनरली होता ये है कि उनको किसी स्पेसिफिक वेट कैटेगरी के अंदर compete करना होता है और उसके लिए उनको वो एक कांस्टेंट वेट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो वहाँ पे उस एस्पेक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनको सही स्ट्रैटेजीज पता हों कि उन्होंने अपने वेट को मेंटेन किस तरह से करना है. ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ वेट लॉस की बात हो, समटाइम्स ज़रूरत से ज़्यादा लॉस होगी क्योंकि डेफिनेटली दे आर इन अ बिजनेस जहाँ पे ये फ्लक्चुएशंस कॉमन है. जाहिर है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपने आप को अपनी बॉडी को चैलेंज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वेट लॉस, वेट गेन, रिपीटेड वेट लॉस, रिपीटेड वेट गेन, बल्कि इसको हम यो-यो डाइटिंग भी कहते हैं. यानी कि जब आपका साइकिल एक चल रहा होता है कि एकदम से आपका वेट लॉस हो गया, फिर आपका वेट गेन हो गया, फिर आपका वेट लॉस हो गया, फिर आपका वेट गेन हो गया. इसको हम यो-यो डाइटिंग कहते हैं, वेट साइक्लिंग भी कहते हैं, यो-यो डाइटिंग भी कहते हैं. तो दिस इज नॉट गुड फॉर यू सिंपली बिकॉज आपकी बॉडी को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरे साथ. यानी सडनली वो बॉडी गेन की तरफ जा रही होती है, फिर सडनली वापस लॉस की तरफ आती है, फिर गेन की तरफ जाती है, फिर लॉस की तरफ जाती है. तो वहां पे बॉडी के लिए अडेप्ट करना उस रेजाइमेंट को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, डिफरेंट भी होता है जाहिर है. सो इसलिए बेस्ट ये है कि हम जितना कम से कम अपनी वेट की फ्लक्चुएशंस कर सकें उतना बेटर है. अच्छा, इसीलिए मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस ये भी कहती है कि डजंट मैटर इवन इफ यू आर अ कपल ऑफ किलोज अबव योर आइडियल बॉडी वेट, लेकिन अगर आपने उसको मेंटेन अच्छे से किया हुआ है तो दैट इज गुड, दैट इज फाइन. लेकिन अगर ये हो रहा है कि आप जनाब आज इफ यू आर 70 एंड आफ्टर 3 मंथ्स यू आर 80, फिर 6 महीने आप कोई किसी किस्म की अजीबोगरीब सी कोई डाइट करके या सो कॉल्ड डाइटिंग जो हम पहले कॉन्सेप्ट यूज करते थे, यानी अपने आप को स्टारवेशन करके आप वापस 60 पे ले आते हैं, फिर 2 महीने बाद आप वापस गेन करके 85 पे चले जाते हैं. दिस काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एट ऑल. ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों को हमने डिस्कस करना है ऑब्वियसली इन पर्सपेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन. अब आपको पता है कि आई मीन नीडलेस टू टेल, आप लोग माशाल्लाह इतना अब तक नॉलेज गेन कर चुके हो कि 2 मेजर स्ट्रेटजीज हैं वेट लॉस के हवाले से जब हम बात करते हैं. एक तो गुड डाइट और दूसरी राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी. विदाउट दीज टू आपका वेट लॉस जो है वो सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं. ठीक है, और आपको पता है कि जाहिर है उसके लिए हमने कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करना होता है जब भी हमने वेट लॉस करना है. 3-4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली जब भी हम अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज की बात करते हैं वेट लॉस के पर्सपेक्टिव में. पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा मॉडेस्ट नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाए. अच्छा, मॉडेस्ट नेगेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट की टर्म है यहाँ पे. मैं आपकी बुक से ही स्टार्ट किया, पेज नंबर 117. सो की टर्म जो है वो अचीव अ मॉडेस्ट एनर्जी बैलेंस है, यानी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस ने जो आपने कहना है. मॉडेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. अच्छा, मैं अगर आज मेरी लेट से रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज की और मैं लेता हूँ 2200 कैलोरीज, तो डेफिनेटली मेरा वेट लॉस थियोरेटिकली स्पीकिंग हो ही नहीं सकता. मैं अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा कैलोरीज का इंटेक कर रहा हूँ. ठीक है, अब मुझे करना है वेट लॉस. मैंने एक स्पेसिफिक किसी वेट कैटेगरी में compete करना है और मुझे चाहिए मेरा वेट लॉस. अच्छा, अब उस वेट लॉस के लिए मुझे करना क्या है? उस वेट लॉस के लिए मुझे करना ये है कि मुझे सबसे पहले चाहिए अपना एक कैलोरिक बैलेंस को नेगेटिव के अंदर लेके आना. ठीक है, उसके लिए मुझे ये करना है कि जितनी मेरी रिक्वायरमेंट्स है उससे मैंने कम कैलोरीज कंज्यूम करनी. लेकिन वो जो नेगेटिव के अंदर लाना है इट शुड बी मॉडेस्ट. मॉडेस्ट का मतलब है कि वो स्लोली एंड स्टडीली करना है. ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आज मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है, मेरी 2000 कैलोरीज है तो मैं सडनली अपना बैलेंस जो डेफिसिट है वो 1000 बना लूं. यानी मैं 1000 कैलोरीज स्टार्ट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दूं या 1200 कंज्यूम करना स्टार्ट कर दूं. सो मैक्सिमम जो आपने डेफिसिट क्रिएट करना है वो 500 कैलोरीज का है. उससे ज्यादा आपने सडनली बॉडी को शॉक नहीं देना. दूसरा, मेंटेन और मे बी इंक्रीज लीन टिश्यू. जाहिर है लीन आपका ज्यादा होगा तो वो आपके लिए कोई बुरा नहीं है बीइंग एन एथलीट. तीसरे नंबर पे ये है कि जनाब यू हैव टू रिड्यूस बॉडी फैट परसेंटेज. जाहिर है आपने वेट लॉस करना है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली. आप एथलीट हैं, आप लीन टिश्यू को तो कम करेंगे नहीं, उसको तो वो तो आपका ऑब्जेक्टिव है नहीं. तो आपने किस चीज को कम करना है? अपनी बॉडी में से फैट को कम करना है.
ठीक है, चौथा ये है कि आपका जो आरएमआर है उसको आपने डिक्रीज करना है, ज़ाहिर है, ठीक है। आरएमआर कम होगा तो ज़ाहिर है आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स कम होंगी। और लास्ट ये है कि आपने जो इसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक है उसको आपने ऑप्टिमाइज करना है, उसको आपने अच्छा रखना है, सो दैट किसी किस्म की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विल डाइटिंग इफेक्ट द हेल्थ ऑफ एन एथलीट और हिज परफॉर्मेंस। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपने बॉडी वेट को आइडियल बॉडी वेट की तरफ लेके आते हैं या अपने बॉडी फैट को डिक्रीज करते हैं, तो डेफिनेटली उसकी आपकी हेल्थ के ऊपर अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ, दैट इज गुड फॉर योर परफॉर्मेंस। एक एथलीट की परफॉर्मेंस के लिए भी वो अच्छा है। होता ये है, प्रॉब्लम वहां पे स्टार्ट होता है जब हम अनयूजुअल मेथड्स अडॉप्ट करते हैं अपने वेट को डिक्रीज करने के लिए या बॉडी फैट को कम करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे जो एथलीट्स हैं, बहुत सारे सर्वे से हमने देखा कि एथलीट्स नॉर्मली जो हैं वो बहुत सारे रैपिड वेट लॉस मेथड्स को यूज करते हैं, और उन रैपिड वेट लॉस मेथड्स को यूज करने की वजह से उनके जो हेल्थ पे हैं या परफॉर्मेंस पे वो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। और जो सबसे ज्यादा कॉमनली हमने देखा है एथलीट्स के परस्पेक्टिव में कि जो मोस्ट कॉमनली यूज उनके वेट लॉस मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं जी। वो एक है क्रैश डाइटिंग, यानी वो जो हमारी पुरानी वाली डाइटिंग होती थी, सो कॉल्ड डाइटिंग, यानी स्टारवेशन, भूखा मारना अपने आप को, ठीक है। और दूसरी होती थी दूसरी है डिहाइड्रेशन, यानी पानी कम से कम पीना, ठीक है। और आपको पता है डिहाइड्रेशन, हम हाइड्रेशन के चैप्टर में बहुत डिटेल से डिस्कस करके आए हैं कि हाइड्रेशन के क्या पर्क्स हैं और एथलीट्स के लिए हाइड्रेशन क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से अपने आप को आपने फुली रिहाइड्रेट रखना है बिफोर एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइज। कितना कितना वाटर या कितना कितना फ्लूइड आपने टू बी एग्जैक्ट कंज्यूम करना है, और वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिहाइड्रेशन एक एथलीट के परस्पेक्टिव से, ठीक है। सो ऐसा करने से, डिहाइड्रेशन करने से या क्रैश राइडिंग करने से एथलीट को शायद अपना वो बॉडी वेट तो डिजायरेबल मिल जाएगा, कहीं ना कहीं उसके आसपास वो पहुंच जाएगा, लेकिन क्या होगा कि डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस डिप करने वाली है, उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप करने, ठीक है। अच्छा, और ये वाले जब रैपिड वेट लॉस मेथड्स एथलीट्स यूज करते हैं तो उनकी एरोबिक कैपेसिटी भी डिक्रीज होती है, और दिस हैज बीन बैक्ड बाय साइंटिफिक रिसर्चेस, ठीक है। और सो मच सो कि 5% तक एरोबिक कैपेसिटी उनकी डिप्लीट हुई है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सर्वेज। और सडनली उनकी जो स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस है वो भी डिक्रीज होती है जब बहुत ज्यादा वो स्टाफ करते हैं, बहुत ज्यादा अपनी स्ट्रिक्ट किस्म की डाइटिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, फीमेल एथलीट्स की अगर हम बात करें तो वो स्पेसिफिकली फिर और ज्यादा उनके हेल्थ पे, उनकी परफॉर्मेंस पे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। एक्सट्रीमली लो फैट लेवल्स फीमेल एथलीट्स के अंदर जो है वो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा सकते हैं, इम्यूनोरिया जो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है उसकी तरफ लेके जा सकते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर स्टार्ट हो सकते हैं उसके अंदर बहुत सारे, फिर इसी तरह मेल हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं मेल एथलीट्स के अंदर। तो ये सारे जो हैं ये प्रॉब्लम्स आपके एक्सट्रीम कैलोरी रिडक्शन या सिवियर डिहाइड्रेशन या जनाब इसी तरह से आपकी स्ट्रिक्ट डाइटिंग की वजह से, ठीक है। तो जब आप अपनी सिवियर कैलोरी रिडक्शन करते हैं, साथ में ज़ाहिर है एथलीट है तो इंटेंस ट्रेनिंग तो ज़ाहिर है कर ही रहा है हर वक्त, उसके साथ साथ उसका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, एक स्ट्रेस भी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी तो ऐड हो रहा है ना, कि वो एथलीट है, वो एक ऐसे स्पोर्ट में, एक ऐसे प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व है जहाँ पे उसके पास बेसिकली एक कांस्टेंट प्रेशर है टू गेट इनटू अ पर्टिकुलर शेप। तो ये तीनों चीजें कंबाइन होके फिर बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्ड ईटिंग की तरफ या ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ इवन लेके जा सकती हैं। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, आपको पता है ये जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं बेसिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा, दो टर्म्स हमने यूज किए, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। एक हमने कहा डिसऑर्डर्ड ईटिंग और एक हमने कहा ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली पहले जब आप स्ट्रेस में और इन चीजों में होते हो और उसके साथ आप अपनी इंटेंस एक्सरसाइज भी कर रहे हो, कैलोरीज को भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, एनर्जी को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो स्ट्रेस की वजह से आपको स्टार्ट होता है डिसऑर्डर्ड ईटिंग, यानी आपका जो खाने पीने का पैटर्न है वो खराब हो जाता है, वो डिसऑर्डर्ड हो जाता है। जब डिसऑर्डर्ड ईटिंग प्रोलॉन्ग करती है कुछ अर्सा तक, तो फिर आप चले जाते हो ईटिंग डिसऑर्डर्स डेवलप करने की तरफ। यानी डिसऑर्डर, आप ये भी कह सकते हो कि डिसऑर्डर्ड ईटिंग एक रिलेटिवली लेस सिवियर कंडीशन है, और जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं वो रिलेटिवली मोर सिवियर कंडीशन है हमारे पास।
ठीक है। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर फिर आपको पता है बहुत सारे आ जाते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा आ जाता है, बुलिमिया नर्वोसा आ जाता है, फिर जनाब इसी तरह से आपका क्या उसको कहते हैं बिंज ईटिंग आ जाता है, फिर पीका वगैरह भी ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, फिर वो इसी तरह से नाइट ईटिंग सिंड्रोम है वो आ जाता है। सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू ईटिंग डिसऑर्डर्स जो आप डेवलप कर सकते हो इस कंडीशन के साथ। अच्छा बेटा, यू जस्ट नीड टू गिव मी 20 सेकंड्स, मुझे अपना चार्जर प्लग इन करना है, मैं 1 मिनट वापस रिज्यूम करता हूँ। अच्छा जी। सो ये इस तरह से आप डिसऑर्डर्ड ईटिंग और फिर डिसऑर्डर्ड ईटिंग की वजह से ईटिंग डिसऑर्डर्स तक जा सकते हैं। एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है रैपिड वेट लॉस के नाम से, पेज नंबर 118 के बॉटम के ऊपर। सो वो ये कह रहा है कि जनाब अच्छा कुछ और भी रैपिड वेट लॉस प्रोसीजर्स या मेथड्स करते हैं एथलीट्स, जिसके अंदर फास्टिंग है, जिसको आजकल हमने थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दे दिया है, और कीटो की तरह ये भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। अच्छा, डिहाइड्रेशन करते हैं जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइजिंग इन स्वेट सूट्स का हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। स्वेट सूट्स बेसिकली दे आर ओनली मेंट फॉर स्विमर्स, यानी वहां पे उनके लिए जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, यानी वो इस तरह के कपड़ों के साथ जैसे हम नॉर्मल डेली लाइफ में पहनते हैं उसके साथ वो स्विमिंग नहीं कर सकते, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस इनफ वाटर। सो वहां पे वो ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। लेकिन अगर आप स्वेट सूट इसलिए पहन के कर रहे हो कि जनाब आपका फ्लूइड लॉस ज्यादा से ज्यादा हो, या आपका वेट लॉस ज्यादा हो, तो आपको पता है हमने वो डिस्कस किया था कि बॉडी इन एन अटेम्प्ट टू लूज मोर वाटर, इन एन अटेम्प्ट टू परस्पायर मोर, इट लूजेस इट एंड्स अप लूजिंग मोर वाटर, और बेसिकली वो आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह डाइट पिल्स लेते हैं बहुत सारे एथलीट्स, लेग्जेटिव्स का यूज करते हैं। लेग्जेटिव्स वो वाले ड्रग्स होते हैं जिससे जनाब आपका स्टूल बहुत ज्यादा पास होता है, जो नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन में हम रेकमेंड करते हैं। डायरेटिक्स यूज करते हैं, आपको पता है डायरेटिक्स वो वाले सब्सटेंसेस हैं जो आपकी वो ज्यादा वाटर को एक्सपेल करते हैं, डिमा वगैरह के केस में जो हम देते हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं, हाँ ये भी बड़ा कॉमन है कि यानी आपने कुछ खाया, और ये सर्विस ने हमें बताया कि आपने कुछ खाया, एथलीट ने कुछ कंज्यूम किया, और उसके बाद वो डेलिबरेटली फिंगर को माउथ के अंदर डाल के तो उसको वॉमिट कर देते हैं कि जनाब दे आर सो मच प्रेशराइज्ड कि ओवर, या दे फील सच गिल्टी अबाउट दिस कि जनाब उन्होंने कैसे खाना क्यों खा लिया उन्होंने, तो दे हैव टू लूज वेट, या उनका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना है कि हमारा तो वो फलाने डेट से या 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद हमारा एक मेन इवेंट स्टार्ट हो रहा है, और उसके अंदर अगर हमने उस लिमिट तक वेट लॉस ना किया तो क्या हो जाएगा। सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी बड़ी कॉमन है। इसी तरह से सोनाज लिखा है, सोना बेल्ट वो जो होते हैं, वो लेट नाइट टेलीविजन कमर्शियल जो आप देखते हो कि जी आप वो बेल्ट लगा के एक्सरसाइज करें, या इवन एक्सरसाइज नहीं भी करें, नॉर्मल अपना कोई काम करें, तो वो पसीना पर्सपिरेशन के थ्रू आपका वो फ्लूइड लॉस होता है, और फ्लूइड लॉस की वजह से आपका वेट लॉस होगा, और जनाब दिनों में आप बिल्कुल एक स्लिम एंड स्मार्ट नजर आ रही है। ठीक है, सो इवन 3 डेज के अंदर 4.55 केजीज तक जो वेट लॉस है वो समटाइम्स एथलीट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से वो ये भी बता रहे हैं कि जी 15% स्विमर्स किसी ना किसी का, इनमें से ये जो बहुत ज्यादा अनहेल्दी ऑप्शन है वेट लॉस की, इनमें से कोई ना कोई एक ट्राई कर चुके हैं। सो दैट मीन्स के यानी कहने का मतलब ये है कि एथलीट्स की अगर हम बात करें तो ये जो अनयूजुअल, अनरियलिस्टिक, अनहेल्दी वेट लॉस मेथड्स हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन है उनके पास। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू द बॉडी ड्यूरिंग रैपिड वेट लॉस बाय डिहाइड्रेशन। आपको पता है हमने हर हाइड्रेशन के चैप्टर में भी डिक्रीज किया था कि हाइड्रेशन, आपको वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस टू रन स्मूथली। जब आप डिहाइड्रेटेड होते हो तो आपका बेसिकली ब्लड का जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज आपका इफेक्ट होता है, वेस्ट रिमूवल कम होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये नॉर्मली भी होता है जब अगर हम मॉडरेट या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम अपने आप को रीहाइड्रेट प्रॉपर्ली नहीं करते, तो सारे इफेक्ट्स वहां पे भी हमें नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जाहिर है जब आप डेलिबरेटली डिहाइड्रेशन कर रहे हो तो इफेक्ट्स बहुत ज्यादा प्रोनाउंस होकर नजर आते हैं। ठीक है, तो ये
बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इज रिपीटेड वेट लॉस हार्मफुल, जिसको मैंने बताया यो डाइटिंग कहते हैं या वेट साइकिलिंग हम इसको कह रहे होते हैं, तो बिल्कुल ये हार्मफुल है। आपकी बॉडी इसके अंदर अडेप्ट नहीं कर सकती एक पर्टिकुलर रूटीन को। हार्ट डिजीज होने का चांस इसके अंदर ज्यादा है, गॉल ब्लैडर डिजीज होने का चांस ज्यादा है, प्रीमेच्योर डेथ्स होने के चांसेस इसके अंदर ज्यादा है। बहुत इसमें एग्जैक्ट थ्योरी तो हमें नहीं पता क्यों ऐसे होता है। एक एक्सप्लेनेशन वो ये है कि जो साइंटिस्ट देते हैं वो ये है बेसिकली कि आपको पता है कि फैट बेसिकली डिपॉजिट होता है एब्डोमिनल टिश्यू में, एब्डोमिनल टिश्यू इज क्लोज टू द लिवर, और जाहिर है वो फिर लिवर इज गेटिंग अ फैट रिच ब्लड ऑल द टाइम, और वहां से फिर वो पोर्टल वेन के थ्रू बेसिकली उसके अंदर जो भी हाई फैट कंटेंट है वो आ रहे हैं, और उस वजह से हार्ट डिजीज होने का रिस्क जो है वो ज्यादा हो जाता है। दूसरा ये है कि इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है कि रिपीटेड सीवियर डाइटिंग जब आप करते हैं तो आपका जो लीन टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ज़्यादा हो रही हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ज़्यादा हो रही हैं तो आपका जनाब फ्री रेडिकल डैमेज भी ज़्यादा हो रहा है, वो आपकी हार्ट मसल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं फ्री रेडिकल डैमेज उनको भी डैमेज कर सकता है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं वो हो सकती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा रिपीटेड वेट लॉस वेट गेन कर रहे हैं। ठीक है। फिर एक और जनाब ये है कि आपका जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो सकता है जब आप बहुत ज़्यादा रिपीटेड वेट गेन करते हो। इसके अलावा चौथे नंबर पे ये कि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। जब भी आप वेट रीगेन कर रहे हो तो ज़ाहिर है आपको एक आ रहा है सेंस ऑफ फेलियर, आपका कॉन्फिडेंस आप लो फील करते हो, सेल्फ एस्टीम आप अपनी लो फील करते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को या मेंटल हेल्थ को भी डेफिनेटली इसके साथ साथ अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है। तो यानी ऑल इन ऑल किसी भी तरह से जो यो डाइटिंग है या रिपीटेड वेट लॉस है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी, विल एन एथलीट स्टिल बी एबल टू ट्रेन हार्ड व्हाइल लूजिंग वेट। अच्छा भाई, जो अनरियलिस्टिक अनहेल्दी मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं अभी वेट लॉस के, उनके अंदर तो बड़ा सिंपल सा हमारा लॉजिक ये है कि डेफिनेटली जब आप ये कर रहे होते हो, आप अपने आप को स्टार्व कर रहे हो, तो आप इनफ कैलोरीज नहीं ले रहे। इनफ कैलोरीज नहीं दे रहे तो इसका मतलब है आपका जो प्राइमरली बॉडी का फ्यूल है, जो क्या है, जो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स है, वो भी आप इनफ नहीं ले रहे। तो बड़ी सीधी सी बात है कि जब ये नहीं होगा तो आपका जो बॉडी को एनर्जी चाहिए, और जाहिर एथलीट है तो उसने अपना डेली बेसिस के ऊपर प्रॉपर वर्कआउट या मॉडरेट या इंटेंस किस्म का वो तो करना ही है। तो जब आप अपनी कैलोरीज या कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं ले रहे जितनी आपको रिक्वायर्ड है, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो भी प्रोटीन का लॉस है वो ज्यादा हो सकता है, मसल लॉस ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लेथार्जी भी फील होगी, फटीग भी फील होगी, एंड मोस्ट ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस तो ड्रॉप होनी ही है। ठीक है। हाँ, अगर आप कंसिस्टेंट स्लोली स्टेडली कंसिस्टेंसी के साथ वेट लॉस करते हो, जिसके अंदर आप अपना स्लोली एंड ग्रेजुअली कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करते हो, आपका 0.5 टू मे बी 1 kg पर वीक, इस पेस के साथ आप जाके अपना वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी अगेन 0.5 टू 1 kg। ये जरूरी नहीं है कि हर वीक में आपका इतना, आपको पता है जब आप स्टार्ट करते हो तो आपका रिलेटिवली ज्यादा होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आप स्लो डाउन हो जाते हो, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो अगर तो आप इस रूटीन के साथ चलते हो, इसके साथ अपना वेट लॉस करते हो, तो फिर आप बिल्कुल उसी तरह से अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। क्योंकि ओवरऑल आप अपनी कैलोरीज को रिड्यूस कर रहे हो, और दैट टू फ्रॉम फैट्स बेसिकली। कार्बोहाइड्रेट जो मेन फ्यूल है वो आपका उसी तरह से है, तो आपकी स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस, अच्छा फिर प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट जब उस तरह से तो उससे भी फायदा होगा कि प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट भी उसको मिल रहा होगा, प्रोटीन भी उसी तरह से है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, एरोबिक कैपेसिटी, ये सारी चीजें इंटैक्ट रहेंगी, तो फिर आपका जो परफॉर्मेंस है वो उस तरह से इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है जी, ये चीज आपने अपने माइंड में। अच्छा, अब
कैन कार्बोहाइड्रेट्स मेक एन एथलीट फैट? अच्छा, अब एक चीज तो जनाब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आपको थोड़ी सी लेवरेज है कि कार्बोहाइड्रेट्स आप 10 to 15% अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि कुछ स्टडी से हमें पता चला है कि कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करने से आपका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा इंक्रीज होता है। अच्छा, कोई बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं होता, बट ये है कि हमें थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है कि अगर हम 10 to 15% ज्यादा लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट से तो डजंट मैटर। और प्लस हम एथलीट्स की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेडेंटरी पीपल, हम एथलीट्स की बात करें, बहरहाल वो इतने एक्टिव हैं कि अगर वो 10% 15% कार्बोहाइड्रेट ज्यादा भी ले लेते हैं तो उसको उन्होंने कंज्यूम कर लेना, उसकी उससे जो कैलोरीज उनको मिल रही हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगी उनकी अपनी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अगर आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा लेते हो तो डेफिनेटली क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। आपको पता है लिवर में और मसल्स में 400 ग्राम्स या 100 ग्राम्स की कैपेसिटी है ग्लाइकोजन को स्टोर करने की। तो जब जैसे ही वो लिवर और मसल्स अपनी स्टोरेज कैपेसिटी से ज्यादा उसको ग्लाइकोजन दोगे तो क्या होगा, वो आपका फैट स्टोरेज बनती जाएगी, ठीक है। अच्छा, और आपको ये भी पता है कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है वो भी एक सर्टन लेवल उसको जो नॉर्मल लेवल्स हैं उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जब आप लोगे तो ही वो नॉर्मल लेवल्स तक राइज करता है। अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होगे तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल सडनली सर्ज जाएगा उनके अंदर, जो नॉर्मली जब आप देखते हो जब आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स को कंज्यूम करते हो, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करते हो तो सडनली आपका सर्ज जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के अंदर, ठीक है। तो वो जब भी वो सर्ज आएगा तो वो डेफिनेटली वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा होगा कि जनाब अब ये ग्लाइकोजन स्टोरेज कैपेसिटी लिवर या मसल्स की उससे ज्यादा है, और अब जो ये सर्ज है ये सर्ज हमें बेसिकली इंडिकेट करिए कि अब ये जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली जा रहा है फैट स्टोरेज की तरफ, ठीक है। और जाहिर है आपको पता है कि जब ये सर्ज आता है तो ये इंसुलिन को ज्यादा रिलीज करवा रहा होता है। इंसुलिन जितना ज्यादा होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर as a result of consuming more high GI foods, उतना ही ज्यादा बेसिकली वो इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स को फैट्स के अंदर कन्वर्ट करता है और वो फैट्स फिर जाके सारे स्टोर होते हैं फैट सेल्स के, ठीक है। तो जितना आप इंसुलिन को नॉर्मल रखोगे, लो रखोगे, वो कैसे आप वो आपके लिए बेटर है। और वो कैसे आप कर सकते हो, आप लो जीआई मील्स लोगे, ठीक है, एथलीट्स के लिए स्पेसिफिकली हम बात करें तो इसका मतलब है कि आपने एक बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स हर टाइम के ऊपर अगर आपने लिए तो वो आपको बड़ा अच्छे से मेंटेन करेगा आपके इंसुलिन लेवल्स को भी। अच्छा, क्या प्रोटीन में एक भी फैट, अच्छा ये बड़ा पॉपुलर बिलीफ है कि जिन्हें वो प्रोटीन आप जितना मर्जी लें डजंट मैटर, प्रोटीन आपका तो रिमूव हो ही जाता है, आपकी किडनीज उसको रिमूव कर देते हैं, तो प्रोटीन आप जितना मर्जी कंज्यूम करें वो आपको फैटी नहीं बनाता बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब होता है जब हम प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो जो अमाइनो पार्ट है उसका प्रोटीन मॉलिक्यूल का वो तो एक्सक्रीट हो जाता है, बाकी जो मॉलिक्यूल का पार्ट है वो बेसिकली हमें एक इट्स एन इट्स अ थर्ड ऑप्शन फॉर द बॉडी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, अब या तो वो डायरेक्टली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज हो जाता है या फिर स्टोर होता है, ठीक है। स्टोर कैसे होता है, वो स्टोर होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है जो रिमाइंडर पार्ट है प्रोटीन मॉलिक्यूल का इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अच्छा, अब ग्लाइकोजन होता ये है कि बेसिकली अगर आप उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज्यादा कर रहे हो और वो वाला ग्लाइकोजन जो प्रोटीन से स्टोर हो रहा है, जब ग्लाइकोजन चाहे वो प्रोटीन से आया है ज्यादा या वो कार्बोहाइड्रेट से की इंक्रीज्ड अमाउंट से आया है, जब वो ग्लाइकोजन स्टोरेज कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो वो किस चीज में कन्वर्ट होगा, वो फैट में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब है अगर आप प्रोटीन भी बहुत ज्यादा एक्सेस में लेते हो तो वो एक्सेस प्रोटीन जाके कन्वर्ट हो रहा है फैट में, और वो फैट बेसिकली डिपॉजिट हो रहा है आपके फैट सेल्स के अंदर। तो पता हमें ये चला कि अगर प्रोटीन भी आप बहुत ज्यादा लेते हो अमाउंट्स में तो इवेंचुअली वो इनडायरेक्टली जाके फैट्स के अंदर ही, यानी प्रोटीन का जो एक्सेस है वो जा रहा है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ इंसुलिन सर्ज, वो कन्वर्ट हो रहा है फैट के अंदर और वो डिपॉजिट हो रहा है फैट सेल्स के अंदर। तो अगर प्रोटीन भी आप बहुत ज्यादा लेते हो तो वो भी इनडायरेक्टली जाके आपका फैट्स के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा है, तो वो भी आपको जाके फैट ही बना रहा है
आपकी बॉडी के अंदर आपको वेट गेन ही करवा, ठीक है। अच्छा, एक बात ये आपको कंसिडर करनी है कि प्रोटीन भी आपने बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं लिया। दूसरी तरफ ये है कि प्रोटीन को जब आप इंजेस्ट करते हो तो प्रोटीन स्टिमुलेट करता है द प्रोसेस ऑफ थर्मोजेनेसिस, हीट प्रोडक्शन जो है। अच्छा, अब जब आप प्रोटीन को इंजेस्ट कर रहे हो तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कैलोरीज व्हिच आर गिवन ऑफ एज हीट, यानी जब आप प्रोटीन को इंजेस्ट कर रहे हो तो आप मैक्सिमम जो आपकी कैलोरीज हैं वो हीट के साथ यू आर लूजिंग दोस कैलोरीज, यानी नेचुरली आपकी जो हम कहते हैं ना कि हम आपने जो भी कैलोरीज कंज्यूम की हैं आप उनको बर्न ऑफ करो या आप उनको कंज्यूम करो। तो जब आप प्रोटीन से कैलोरीज कंज्यूम करते हो तो वो नेचुरली बर्न हो रही होती है, नेचुरली कंज्यूम हो रही होती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जनाब प्रोटीन अगर आप थोड़ा सा एक्सेस कंज्यूम कर भी लेते हो तो उससे जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आ रही है वो बर्न ऑफ हो रही है, वो कंज्यूम हो रही है, बॉडी नेचुरली उसको कंज्यूम करे। और इसीलिए रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि प्रोटीन आपके हंगर सिग्नल्स को स्विच ऑफ करने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। क्योंकि जाहिर है हमारी बॉडी में प्रोटीन को स्टोर करने की कोई बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, तो ब्रेन बड़ा रेडिली उसको डिटेक्ट करता है कि जैसे ही प्रोटीन ज्यादा हुआ तो ब्रेन ने हंगर सिग्नल को स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि ब्रेन के बॉडी के पास कोई कैपेसिटी नहीं है प्रोटीन को स्टोर करने की, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब फैट लॉस के ऊपर जा रहे हो तो आप प्रोटीन को अपने अमाउंट में थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हो। वो थोड़ा सा ज्यादा जो करना है वो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं देगी, बल्कि जैसे ही आप मॉडरेटली प्रोटीन को इंक्रीज करोगे तो वो प्रोटीन जब आप ज्यादा भी ले रहे हो तो आपके ब्रेन को सिग्नल चला जाएगा कि ओके सेटाइटी हो गई है, फीलिंग ऑफ फुलनेस आ गई है, भूख अब मजीद नहीं लगी, हंगर की अब मुझे जरूरत नहीं है बॉडी को, तो खाना बस कर, ठीक है। तो थोड़ा सा जब भी आप फैट लॉस पे हो आप फैट से कैलोरीज कम कर दो, प्रोटीन से इंक्रीज कर दो। जो मैंने पहले बात बताई है कि जनाब एक्स्ट्रा प्रोटीन ग्लाइकोजन में और फिर ग्लाइकोजन इवेंचुअली फैट में कन्वर्ट हो रहा है, वो 110% करेक्ट है, लेकिन वो तब होगी जब आप बहुत एक्सेसिवली प्रोटीन कंज्यूम करो। यानी से फॉर एग्जांपल अगर 100 ग्राम्स बॉडी की प्रोटीन की रोज रिक्वायरमेंट है तो आप 200 ग्राम्स डेली बेसिस पे लिए जा रहे हो। फिर ये नहीं होगा कि जनाब जितना भी आप एक्सेस में कंज्यूम कर रहे हो वो सारे का सारा इट वुड बी गिवन ऑफ एज हीट, नहीं, वो फिर जाके बॉडी की थर्मोजेनेसिस की भी एक कैपेसिटी है, हर प्रोसेस की एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड है। तो थर्मोजेनेसिस से फिर वो सारी की सारी कैलोरीज, क्योंकि आप डबल ले रहे हो ना अपनी रिक्वायरमेंट से 2 टाइम्स ज्यादा ले रहे हो, तो वो फिर इनडायरेक्टली जाके फैट में ही कन्वर्ट हो, ठीक है। तो इन अ नटशेल याद रखने वाली बात ये है कि जब आप प्रोटीन फैट लॉस के ऊपर हो आप प्रोटीन को अपनी ज्यादा करो, थोड़ा सा फैट को थोड़ा सा कम करो, और वो प्रोटीन आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ वेट के। लेकिन अगर आप अपने प्रोटीन को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर देते हो, जैसे हाई प्रोटीन डाइट नहीं रिकमेंडेड, इसीलिए नहीं रिकमेंडेड कि बहुत ज्यादा एडिशनल कैलोरीज अगर आप प्रोटीन से भी लोगे तो वो भी इवेंचुअली जाके आपको फैट डिपॉजिट ही हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब जनाब नेक्स्ट है कैन फैट मेक यू फैट। अच्छा, फैट आपको फैट बनाएगा, डाइटरी फैट जब आप लोगे तो आपका बॉडी फैट इंक्रीज करेगा, आपको फैट करेगा, डेफिनेटली करेगा। और उसका जाहिर सिंपल सा लॉजिक है कि फैट्स आर मोर कैलोरी डेंस, तकरीबन कितना 1 ग्राम से 9 कैलोरीज हमें मिल रही होती है, ठीक है। और फैट जब आप एक्सेस में होता है तो वो एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाता है अगर उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को नहीं है। और ऑन द अदर हैंड जब हम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो फैट कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन कंज्यूम करने से हमारा फैट ऑक्सीडेशन उस तरह से इंक्रीज नहीं होता। फैट जब हम ज्यादा उसकी ओवर कंजम्पशन करते हैं तो वो फैट ऑक्सीडेशन को स्टिमुलेट नहीं करता, ठीक है। और वो डेफिनेटली जाके बॉडी में फिर स्टोरेज में जा रहा है। तो दैट मीन्स कि यस डेफिनेटली जब आप फैट को ज्यादा ले रहे हो अपनी रिक्वायरमेंट से तो वो ना तो आपकी फैट ऑक्सीडेशन को इंक्रीज कर रहा है, यानी फैट की कंजम्पशन या बर्निंग जिसको हम जैसे कहते हैं, और ना तो वो आपकी कोई इट इज नॉट रियली गिवन ऑफ एज हीट, तो वो फिर जाके आपका स्टोर ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फैट की ओवर कंज्यूम करने की ये भी रीजन है कि जैसे हमने प्रोटीन की बात की, प्रोटीन सेटाइटी लेवल्स प्रोटीन के बहुत अच्छे हैं, यानी प्रोटीन जैसे ही हम कंज्यूम करते हैं तो हमें
ब्रेन डिटेक्ट कर लेता है कि ओवर कंजम्पशन हो रही है, वो फटाफट से सिग्नल देता है। फैट की सैटिस्फाइटी वैल्यू बहुत कम है, बल्कि तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे कम फैट की सैटिस्फाइटी वैल्यू कार्बोहाइड्रेट्स की दरमियान में है। सबसे हाईएस्ट सैटिस्फाइटी वैल्यू प्रोटीन की है, फिर सैटिस्फाइटी वैल्यू कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, और सबसे कम सैटिस्फाइटी वैल्यू फैट्स की होती है। ठीक है, तो फैट्स की सैटिस्फाइटी वैल्यू भी कम है, इसकी वजह से भी इसको ओवर कंज्यूम करना बॉडी को सिग्नल ही देर से मिलता है। तो फैट्स जब भी हमारे सामने होते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज्यादा, तो हम ओवर ईटिंग इसलिए करना आसान है उसको कि बॉडी को वो सिग्नल ही बड़े देर से मिल रहे होते हैं। ठीक है, और अच्छा, एक और ये भी चीज है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो हमारा ब्लड ग्लूकोज को रेस करते हैं जब हम कंज्यूम करते हैं, तो आपकी एपेटाइट कम होती है। फैट को जब हम कंज्यूम करते हैं तो फैट की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन रिलेटिवली स्लो प्रोसेस है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स देर से इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जब वो देर से इंक्रीज कर रहा है तो बेसिकली आपकी एपेटाइट जाहिर है सेटिस्फाई नहीं होती या देर से सेटिस्फाई होती, तो उसकी वजह से आप ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये भी है जाहिर है, जैसे कि फैटी फूड्स का कैलोरिक डेंसिटी ज्यादा होती है, न्यूट्रिशनली वो उतने ज्यादा हेल्दी नहीं होते, बल्क भी इनमें कम होते, फाइबर भी कम होता है। ठीक है, तो फाइबर कम होने से आपको पता है कि सैटिस्फाइटी वैल्यू कम होती है, फाइबर ज्यादा होता है तो सैटिस्फाइटी वैल्यू ज्यादा होती है। जब हम हाई फाइबर फूड्स लेते हैं तो क्या होता है, हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस ज्यादा मिलती है ना। जब हम लो फाइबर फूड्स लेते हैं, जो कि जितने हाई फैट फूड्स हैं वो लो फाइबर फूड्स होते हैं, तो जितना हम लो फाइबर फूड ज्यादा लेते हैं उतनी हमारी फीलिंग ऑफ फुलनेस कम आती है। तो ये भी प्रॉब्लम्स हैं फैट्स के साथ। कैन अल्कोहल मेक मी फैट? हाँ, आपको पता है अल्कोहल भी आपको अच्छी भली एनर्जी दे रहा होता है, 1 ग्राम 7 कैलोरीज तक दे रहा होता है, और इनडायरेक्टली अल्कोहल भी फैट स्टोरेज को इनहेंस कर रहा होता है। किस तरह से? बेसिकली आपको पता है अल्कोहल भी बॉडी में एसिड स्टोर तो हो नहीं सकती, तो जो भी एनर्जी अल्कोहल से मिल रही है वो भी बॉडी में जाके स्टोर हो रहा है, और स्टोरेज के अंदर ही पास ऑन हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह से आपका टोटल कैलोरिक इनटेक भी, एक बंदे ने बड़ा अच्छे से अपने आप को अगर मेंटेन किया हुआ 1500 कैलोरीज पे, और अगर वो अल्कोहल का डेली बेसिस पे अच्छा भला यूज कर रहा है, तो उसका टोटल कैलोरिक इनटेक तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह से जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, आपको पता है उसके अंदर बहुत सारी रिफाइंड शुगर्स भी होती हैं, जिसकी वजह से आपका इनटेक फर्दर इंक्रीज होता है। तो ये जनाब आपका बड़ा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया है बेसिकली। कल इंशाल्लाह हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे कि एक एथलीट अगर हमारे पास आता है एज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन, और वो कहते हैं कि जनाब हमने वेट लॉस करना है, तो एग्जैक्टली किस तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। थोड़ा सा पेन पेपर आपने अपने साथ रखना है, किस तरह से उसका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन आप कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से टोटल कैलोरीज को आप उसकी एडजस्ट करेंगे, और अकॉर्डिंगली फिर आप उसको रिकमेंड करेंगे चीज़ों को। ठीक है बेटे, तो हम कल इंशाल्लाह फर्दर इसी चैप्टर को लेके आगे चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, और ठीक है, दैट्स इट। इंशाल्लाह ताला कल हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे अगर इससे रिलेटेड, तो उनको फिर हम कल लेक्चर के स्टार्ट में ले लेंगे। ठीक है, कल इंशाल्लाह कितने बजे? 12 बजे क्लास है आपके साथ? ठीक है, ओके, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह।